हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपका मनोज आईएएस एकेडमी के एनसीईआरटी विद मनोज सर कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। ये आज आप लोगों को एक नया नाम सुनाई दे रहा होगा, एनसीईआरटी विद मनोज सर। एक्चुअली में इसका रखने का एक अलग उद्देश्य है। उद्देश्य यह है कि इंसान को कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, नया कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। उसी संदर्भ में मैंने मनोज आईएएस के जितने प्रोग्राम हैं उनको एक तरफ करके एनसीईआरटी स्पेसिफिक तरीके से अलग से मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है और अलग से एक सिस्टम ही बनाया है जिसमें केवल एनसीईआरटी और उससे जुड़ी हुई चीजों के बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम ही दिया है मैंने एनसीईआरटी विद मनोज सर। इसी से ही आप लोगों को सारे एनसीईआरटी के वीडियो, टेस्ट पेपर, सारी चीजें आपको इसी से मिलेंगी। ठीक है ना। इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, एक ये जो प्रोग्राम है, जो कार्य ये है आपका सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद मनोज सर, इसको आप लोगों को सबसे पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यानी अब तक आप लोगों ने मनोज आईएएस को सब्सक्राइब किया हुआ है, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको अलग से इस पर जाकर के सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, एनसीईआरटी विद मनोज सर, और उसके जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना होगा। ये मैंने आपको कहा कि कुछ नया करते रहना चाहिए। उसी संदर्भ में आज मैं आप लोगों को आज इस लेक्चर में, जो कि हमारा लेक्चर का नाम है हिस्ट्री का जो चैप्टर हम लोग 6 चैप्टर पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है। तो जो अगला चैप्टर है, जो पिछले लेक्चर से हमारा अगला सेक्शन बनता है, उसमें मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे। लेकिन मौर्य साम्राज्य को पढ़ने से पहले मैंने कहा कि इंसान को कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोग कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजों को सुनेंगे, देखेंगे, जिसमें हमको पता चलेगा कुछ नया आज हमको मिला। अब वो नया क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि इस चैप्टर के माध्यम से हम आज के बारे में, जो हमारा समाज है, आज हमारी जो देश की व्यवस्था है, हमारा जो प्रशासन है, उसके बारे में काफी कुछ सोचने का मौका मिलेगा कि कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज की जो व्यवस्था है वो देखने में लग रही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा दोनों चीजों का समावेशन चल रहा है। तो वो हम आज कंपेयर करेंगे कि कैसे मौर्य साम्राज्य में ये सारी चीजें चल रही थी, उसका आज से हमारा क्या लेना देना है। ठीक है ना, एक चीज। दूसरा, इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ये आज के इस वीडियो के लेक्चर में आपको पता चलेगा। अब तक तो हमने पढ़ा कि हम कुछ कुछ जानकारियां लेते रहे, लेकिन आज हमको वास्तविकता में पता चलेगा कि इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास पढ़ना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते, इंजीनियरिंग, मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हमें इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन यूपीएससी ने आपके सिलेबस में भारतीय इतिहास और संस्कृति को रखा है। इसका मतलब है कि वो एक प्रशासनिक अधिकारी को ये बताना चाहते हैं कि इतिहास की क्या महत्ता है। क्लियर? तो यही चीज आज आपको समझने का मौका मिलेगा कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ेंगे ये तो अलग मुद्दा है, आज हम पढ़ेंगे कि क्यों पढ़ना चाहिए। लेकिन ये क्यों पढ़ना चाहिए, इसका आंसर आपको इस पूरे वीडियो को देखने के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं। पूरा वीडियो देखेंगे, समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि रियली में आज हमारी क्लास की जो सकारात्मकता है, जो जरूरी बिंदु हैं, वो आज हमको पता चले हैं। ठीक है, वो इसमें देखेंगे। तीसरी चीज, इसमें हम कुछ चीजें और भी देखेंगे, वो ये है कि आंसर राइटिंग के लिए किन किन बिंदुओं की चर्चा जरूरी है, किन किन बिंदुओं की चर्चा जरूरी नहीं है, कैसे अपने सारे कंटेंट को हम अपने दिमाग में सेट करें। हालांकि मैंने इस पर आपको पहले भी चर्चा की है, लेकिन आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि हम एक आंसर लिखने के लिए किन किन कंटेंट को हमें दिमाग में कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, इतिहास केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यूपीएससी क्वालिफाई करने का एक महत्वपूर्ण भाग है। और आपको प्रशासनिक अधिकारी, समाज सेवी, अच्छा व्यक्ति और एक चिंतक बनने के लिए इतिहास की समझ होना चाहिए। इतिहास का मतलब केवल राजा महाराजाओं की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास, संस्कृति, कला, इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं, नया जानने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है। इसको देखेंगे। और आज का जो चैप्टर का नाम है वो है मौर्य साम्राज्य। ठीक है। देखिए, मैंने इस
प्रोग्राम को मैंने कहा कि मैंने इसके लिए एनसीईआरटी विद मनोज सर, मैंने आपको बताया कि अलग से चैनल शुरू किया है, अलग से सब कुछ मैंने शुरू किया है। तो इसके लिए एक उद्देश्य यही है कि हम उनके बच्चों तक अपनी पहुंच बढ़ाएं जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं लेकिन सटीक तैयारी नहीं करते। आज आप देख रहे होंगे कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है, उसमें हिंदी माध्यम के रिजल्ट की कंडीशन आप लोग समझ में होंगे कि बहुत पुअर है। देखिए, इसमें केवल यूपीएससी की भेदभावपूर्ण नीति ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी और आपकी कमी भी है, इसको स्वीकार करना होगा। क्योंकि 40 या 50 या 60 बच्चे जो कुछ भी हिंदी मीडियम के क्वालिफाई किए हैं, आखिर वो भी तो क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए हैं? उनके अंदर भी तो कैलिबर था वो क्वालिफाई करने का, तो वो भी सेलेक्ट ना होते अगर यूपीएससी की ही गलती होती तो। मैं ये नहीं कह रहा था यूपीएससी हमारे साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर रही है, कर रही है, लेकिन उसमें से भी हमको मौका निकालना पड़ेगा और अपनी पहचान, अपनी जो सफलता है उसको अर्जित करना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी है कि हम जो तैयारी करते हैं उसका बेस स्ट्रांग नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं कि बड़े बड़े लेवल पर 10+2 किया और सीधे कोचिंग में जाकर के बैठ जाते हैं, और कोचिंग में टीचर्स जो है आप लोगों को ऊपर की लेवल की सारी चीजें पढ़ाना शुरू कर देते हैं और एनसीईआरटी के लिए बोल दिया जाता है कि आप अपने घर से पढ़ लीजिए। अरे हमको नहीं पता कि एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। उसी चीज के लिए हमने ये बैच शुरू किया है, मैं जिससे कि मैं आप लोगों को अलग से इस सेक्शन पर प्रॉपर टाइम दे पाऊं कि ये एक अलग सेगमेंट है, एक अपने आप में एक अलग सिलेबस है, अलग चीज है, यही है एक अलग अंदाज, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? उनके लिए जो शुरुआत से आईएएस पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं और अपने आप को सफल देखना चाहते हैं। क्लियर? तो इसके लिए आप लोगों को एनसीईआरटी विद मनोज सर का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको शेयर करना पड़ेगा। ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये मत सोचिए कि मैंने वीडियो डाल दिया आपका काम चल गया, नहीं। हम लोगों की ताकत और एनर्जी आप लोगों के इस प्रयास से ही आनी है, जिससे कि हम आपको और अच्छा एफर्ट दे पाए, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें और अच्छा से अच्छा आप लोगों को कर सकूं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य अर्थात मौर्य राजा के बारे में कुछ चीजें इसमें बताई गई हैं और इस चैप्टर में 4 पॉइंट के बारे में चर्चा की गई है। ये 4 पॉइंट तो पहली बार दिमाग में ये सेट रखना है कि मौर्य साम्राज्य के बारे में कौन कौन सी 4 चीजों के बारे में जानकारी दी गई है। नंबर 1, सामान्य परिचय। नंबर 2, अशोक का धर्म। नंबर 3, प्रशासन, समाज और संस्कृति, जिसके अंदर हम कला, अशोक का प्रशासन, पड़ोसी देशों के साथ संबंध और समाज, जो मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि इसके माध्यम से हम आज अपने समाज के बारे में, अपनी देश व्यवस्था के बारे में, पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों के बारे में, अपने प्रशासन के बारे में जानेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, एक जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए और इतिहास से हमें क्या सीखना चाहिए, पहले की व्यवस्था में और आज की व्यवस्था में क्या अंतर आ चुका है। और अंत में अगला चैप्टर होगा मौर्य साम्राज्य का अंत। चैप्टर का मतलब अगला पॉइंट। क्लियर? तो इन 4 चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे, सिकंदर के बारे में, अलेक्जेंडर, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार उसका बेटा और अशोक उसका, चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र अशोक, इन 4 शासकों के बारे में देखेंगे। अब आप यहां पर एक चीज सोचिएगा, क्या इसमें मौर्य साम्राज्य के सभी राजाओं की वंशावली दी हुई है? नहीं दी है, केवल 3 मौर्य वंश के राजाओं के बारे में जानकारी दे रखी है, 1, 2, 3। और राजा महाराजाओं के बारे में केवल उन्हीं के बारे में पढ़ना है जो भारतीय या किसी भी इतिहास को प्रभावित करते हैं या इतिहास से प्रभावित होते हैं। सभी नहीं, बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, जीते हैं, मरते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो अपने समाज, अपने प्रशासन, अपनी व्यवस्था, अपनी सारी चीजों को प्रभावित करते हैं। अधिकारी बहुत से हैं, आप में से भी अधिकारी बनेंगे, लेकिन आपने कई सारे ऐसे आईएएस अधिकारी देखे होंगे जो अपना नाम अमर करके गए हैं। उन्होंने भारतीय प्रशासन, भारतीय व्यवस्था को बदलने में अपनी भूमिका निभाई है, जिनमें सबसे पहला बड़ा नाम है टीएन शेषन का, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक पहचान दिलाई। टीएन शेषन जैसे अधिकारी, आईएएस ऑफिसर। जेम्स माइकल लिंगदो, जिन्होंने उस इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़े लेवल पर ऊपर तक पहुंचाया। और आज की जनरेशन में आप कई सारे ऐसे सारे लोगों को देखते होंगे, अधिकारियों को देखते होंगे, जिनमें आपका राहुल कुमार बिहार में, जिसने शौचालय के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम किया। ठीक है ना? आपके छत्तीसगढ़ में है आपके शरण, ठीक है ना,
उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, कर रहे हैं। उसी तरह बहुत सारे अधिकारी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम कर रहे हैं। आपके बुलंदशहर के डीएम हैं जिन्होंने हिमालय की चोटी को छू करके आए हैं, एवरेस्ट पर चढ़ाई करके आए हैं, एक समाज को संदेश दे रहे हैं, एक प्रशासन में अच्छा काम कर रहे हैं। अरविंद कुमार नाम है उनका। तो ये अधिकारी हैं, अधिकारी तो बहुत से हैं, लेकिन किसका नाम चल रहा है? यस, यही चीज, और इसी चीज से इंस्पायर आपको होना है कि आप इतिहास लिखेंगे, इतिहास बनाएंगे या इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे, ये आपके ऊपर है। क्लियर? चलिए देखते हैं इन 4 चीजों के बारे में। तो दिमाग में 4 चीजें सेट करनी है: सामान्य परिचय, अशोक का धम्म, प्रशासन, समाज और संस्कृति, और मौर्य साम्राज्य का अंत। इन 4 बिंदुओं पर ही सब कुछ उन्होंने दिया है। लेकिन आज के लेक्चर में हम केवल इन 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये इन 2 बिंदुओं के बारे में। बाकी ये दोनों बिंदु हैं वो अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दबाजी में आपको कुछ पॉइंट आपको दे दूं। मैं चाहता हूं एक एक चीज को डिस्क्राइब करूं जिससे कि आपके दिमाग में बेस क्लियर हो। मेरा उद्देश्य आपको वीडियो उपलब्ध कराना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको छोटे पैराग्राफ में या छोटे कहा जाए कि चार्ट बना करके, चार्ट और फ्लो बना करके, डायग्राम बना करके आपको समझाने का उद्देश्य मेरा नहीं है। मेरा उद्देश्य है इस चीज के एक एक बिंदु को आपके दिमाग में सेट करना। मुझे मेरे कई सारे दोस्तों ने सजेशन दिया, कई सारे मित्रों ने सजेशन दिया कि आपका ये जो तरीका है, जो लिख करके आप पढ़ा रहे हैं, इसमें डिटेल में आप समझा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं कहता हूं कि सिलेक्शन लेने के लिए यही जरूरी है। अगर वो चार्ट और डायग्राम से सिलेक्शन होता तो हर जगह अवेलेबल है, क्यों नहीं अपना बेस मजबूत कर लेते उससे? इसमें एक एक चीज समझनी पड़ेगी और जरूरी भी है। मैं चाहता हूं उसको आप समझें। जहां तक संभव है मैं भी उसमें बहुत सारी चीजें देने की कोशिश करूंगा जो कि आपके लिए जरूरी है। क्लियर है? जितनी जरूरी है उतनी ही। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामान्य परिचय के बारे में। यह है आपका मौर्य साम्राज्य। इसमें सामान्य परिचय के अंतर्गत सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि को हमने 2 भागों में देखा, एक देसी और विदेशी शासकों के बारे में। तो मैंने पहले ही चैप्टर का नाम रखा है मौर्य साम्राज्य, मौर्य राजा के बारे में। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज कि मौर्य साम्राज्य से पहले भारत की पृष्ठभूमि क्या थी। तो देखा जाए कि देसी स्तर पर यानी कि भारत में उस समय नंद वंश का शासन था। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि राज्य और गणराज्यों का गठन हुआ, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु और कई सारे शासक उसके वंश के बाद में आते रहे और कई सारे वंश बने। लेकिन मौर्य साम्राज्य से जस्ट पहले जो वंश था वो था आपका नंद वंश, जिनमें महापद्मनंद और उसी के वंश का शासक है घनानंद, ये शासक रहे। ये जो वंश है अपने समय का सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा क्षेत्र था, एक विशाल सेना थी। क्यों सेना थी? उसके पीछे कारण है, मैं आपको समझा देता हूं। कारण क्या है? कारण है कि जो मगध राज्य है, मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, मगध राज्य का निर्माण कहां हुआ है? बिहार में, जिसके चारों तरफ उपजाऊ जमीन है, नदियां हैं, वन संसाधन हैं, योग्य शासक हैं, योग्य और कहा जाए कि दूरदर्शी जो लोग हैं, जिनके विचार आपकी वैदिक परंपराओं के जो कहा जाए कि आपकी गलत नीतियां हैं, ठीक है ना, उन सबके विरुद्ध थे। और ये लोग अपनी उपनिषदों की विचारधारा, उपनिषदों की परंपरा को मानते थे। इन्हीं क्षेत्रों में आपने देखा कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ और विस्तार हुआ, जिससे उन लोगों का एनलाइटनमेंट हुआ, यानी कि कहा जाए कि उनके अंदर ज्ञान की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने सच और झूठ, सही और गलत को पहचाना और अपने विकास के लिए काम किया। तो देखिए कि वहां पर संसाधन थे, व्यापार थे, सारी चीजें थी। तो ऐसे में जिसके पास आर्थिक संसाधन अच्छे होंगे वो एक अच्छा शासक भी बनेगा, मतलब शक्तिशाली शासक भी बनेगा, और उसके पास विशाल सेना और प्रशासनिक अधिकारियों की भरमार होगी। तो एक विशाल सेना भी इसके पास थी। इसी वजह से उसने उत्तर भारत के समस्त राज्यों को जीत लिया था। लेकिन एक कमी थी, कमी यह थी कि यह अच्छे शासक और प्रशासक नहीं थे और ना ही जनता के बीच लोकप्रिय थे। क्योंकि कहते हैं ना, जब शक्ति और संसाधन ज्यादा हो जाते हैं तो इंसान कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं घमंड आ जाता है। और ये घमंड
नंद वंश के शासकों में दिखाई देता है, खासकर घनानंद के समय में, जिसमें आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कि कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त जिसका नाम है, वो इनके दरबार में आता है तक्षशिला के लिए कुछ दान पुण्य मांगने के लिए, जिसको घनानंद इनकी बेइज्जती करके निकाल देता है। और उसी का बदला लेने के लिए ये एक बच्चे को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में शासक बनाते हैं और उसको हरा करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखते हैं। क्लियर? ये तो आपने कहानी सुनी होगी। तो यही है वो चीज जिसकी वजह से ये मौर्य साम्राज्य का गठन हुआ। तो नंदवंश के बारे में जानकारी मिल गई। इसी समय विदेशी व्यवस्था भी थी मौर्य साम्राज्य से पहले। एक हकामनी या ईरानी शासक, पर्शियन एम्परर्स, पर्सिया ईरान से आए हुए, जिनमें डेरियस का नाम बहुत प्रसिद्ध है, डेरियस शासक।